Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will read about the Jacobean and Puritan age. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें and do not forget to subscribe. Let us see about the literary trends of Jacobean and Puritan age. तो एट द टाइम में जो भी लिटरेरी ट्रेंड्स हुआ करते थे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. डोमिनेंस ऑफ सेटायर, रियलिज्म इन लव पोएट्री, डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्टाइल, द मेटाफिजिकल ट्रेंड, abundance of religious poetry, a unique element of epic poetry, prose of matter rather than manner, logical and straightforward style, degeneration of drama. तो इन्हीं ट्रेंड्स पे जेकोबियन और प्यूरिटन एज के जो ऑथर और राइटर हुआ करते थे वो अपने वर्क को लिखा करते थे. द ट्रांजिशन एज, एक्चुअली ट्रांजिशन एज के बारे में पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है बिकॉज ये वो टाइम फ्रेम है जो थोड़ा सा कनेक्ट करता है एलिजाबेथन एज को विद द जेकोबियन एज. एक्चुअली क्या होता है, लेट्स सी. द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, फ्रॉम द डेथ ऑफ एलिजाबेथ 1603 टू द रेस्टोरेशन 1660, देयर इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रुपिंग पोएट्स बाय एनी एक्यूरेट स्टैंडर्ड. तो जो फर्स्ट हाफ था 17th सेंचुरी का, जो कि एलिजाबेथ की एज के बाद, यानी कि एलिजाबेथ की जो डेथ हो जाती है उसके बाद, और 1660 में जो रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट होता है, इन दोनों जो एज है उसके बीच में जो टाइम फ्रेम था अबाउट हाफ सेंचुरी का, उसमें जो पोएट्स वगैरह हुआ करते थे उनको किसी एक्यूरेट स्टैंडर्ड में कैटेगराइज करना पॉसिबल नहीं था. तो दैट इज़ वाई एट द टाइम के जो पोएट्स वगैरह होते थे उनको ट्रांजिशन एज का नाम दे दिया गया. शेक्सपियर एंड बेकन रोट लार्जली इन द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट, बट दियर वर्क इज एलिजाबेथन इन स्पिरिट. तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसे ऑथर होते हैं जो बिलोंग तो करती हैं दूसरी एज को, बट उनकी जो वर्क होती है वो दूसरी एज से इफेक्टेड होती है. जस्ट लाइक शेक्सपियर और बेकन जो थे, इन्होंने ज़्यादातर कंपोजिशन किया, ज़्यादातर इन्होंने लिखने का काम किया था जेम्स फर्स्ट के टाइम में. एलिजाबेथ के टाइम में तो बहुत कम इन लोगों ने राइट किया था, लेकिन इन लोगों के जो वर्क थे वो उसकी स्पिरिट देखा जाए तो वो एलिजाबेथन एज की ही थी. बनियान इज नो लेस अ प्यूरिटन बिकॉज ही हैपन टू राइट आफ्टर द रेस्टोरेशन. देखिए, जॉन बनियान जो थे वो प्यूरिटन एज को बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने रेस्टोरेशन पीरियड में लिखना स्टार्ट किया था, बट उनके वर्क जो थे प्यूरिटन एज के थे. देयर इज आल्सो कन्फ्यूजन दैट सम जेकोबियन पोएट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन पोएट्स. तो यहाँ कुछ कन्फ्यूजन है कि कुछ जेकोबियन पोएट्स जो है वो ट्रांजिशन पोएट्स कहे जाते हैं बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन का वर्क काम करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं, इसी वजह से, क्योंकि वो प्योरली जेकोबियन नहीं थे, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस था. जो ट्रांजिशन पोएट्स थे उसमें से एक नाम है सैमुअल डैनियल, 1562 to 1619. Daniel, who is often classed with the first metaphysical poet, is interesting for two reasons. Generally, Daniel को फर्स्ट मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, और दो रीजन से ये बात इंटरेस्टिंग है. कैसे? फॉर हिज यूज ऑफ द आर्टिफिशियल सोनेट एंड फॉर हिज लिटरेरी डेजर्टेशन ऑफ स्पेंसर एज अ मॉडल ऑफ फॉर पोएट्स. तो इनके वर्क में क्या था, आर्टिफिशियल सोनेट का इन्होंने यूज़ किया, और सेकेंड थिंग जो थी वो लिटरेरी डेजर्शन जो स्पेंसर का था उस पे बेस्ट इनके वर्क थे. हिज डेलिया, अ साइकिल ऑफ सोनेट्स मॉडल्ड परहैप्स आफ्टर सिडनीज एस्ट्रोफेल एंड स्टेला. सैमुअल डैनियल का वर्क था डेलिया. ऐसा माना जाता है कि जो फिलिप सिडनी के एस्ट्रोफेल और स्टेला वर्क था उसी पे बेस्ट इनका ये वर्क है, जो कि सोनेट्स है. His some sonnets ranked with Shakespeare. डेनियल के कुछ सोनेट्स शेक्सपियर के रैंक के इक्वल है. His other works are Complaint of Rosamund and Civil War. इनके कुछ और वर्क हैं जिसमें Complaint of Rosamund and Civil War इम्पोर्टेंट है. He was praised by Wordsworth, Southey, Lamb and Collis. Later on जो रोमांटिक टाइम के ऑथर रहे हैं वर्ड्सवर्थ, साउदी, लैम और कॉलिस, इन्होंने सैमुअल डैनियल की तारीफ की है, उनके वर्क को प्रेज किया है.
Within the transition, there are two distinct groups, the songwriters and the Spenserian poets. तो ट्रांजिशन के बीच में दो डिस्टिंक्ट ग्रुप हुआ करते थे, एक थे सॉन्ग राइटर्स की ग्रुप और दूसरे थे स्पेंसर पोएट्स के ग्रुप। मतलब स्पेंसरियन जो पोएट्स हुआ करते थे उनकी वर्क जो थी स्पेंसर पर मॉडल हुआ करता था। दैट इज़ वाई द सॉन्ग राइटर्स द क्लोज ऑफ द रेन ऑफ एलिजाबेथ वॉज मार्क बाई एन आउटबर्स्ट ऑफ इंग्लिश सॉन्ग्स। जैसे ही एलिजाबेथ एज का या जो एलिजाबेथ का शासन का एंड होता है तो इंग्लिश में बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह लिखने स्टार्ट हो जाते हैं। टू कॉजेज कंट्रीब्यूटेड टू दिस, द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच एंड द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक। अब इसके पीछे दो रीज़न हुआ करते थे। वो दो रीज़न क्या था? द इंक्रीज ऑफ फ्रेंच, देखिए जो फ्रेंच का इन्फ्लुएंस था वो इंक्रीज होने लगा, और सेकेंड थिंग म्यूज़िक का डेवलपमेंट भी बहुत रैपिडली एट द टाइम होने लगा था। इसी वजह से जो सॉन्ग्स राइटर हैं बहुत ज़्यादा उभर कर आए थे आफ्टर द रेन ऑफ एलिजाबेथ। द टू सॉन्ग राइटर्स बेस्ट नोन आर टॉमस कैंपियन 1567 to 1619 एंड निकोलस ब्रेटन 1545 to 1626। दे आर द क्यूरियस मिक्सचर ऑफ द एलिजाबेथ एंड द प्यूरिटन। तो ये क्या थे? जो एलिजाबेथ और प्यूरिटन एज के मिक्सचर के रूप में ये थे, इसलिए इनको ट्रांजिशन एज में रखा गया है। दे सिंग ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन लव विद द सेम जेस्ट। द स्पेंसरियन पोएट्स ऑफ द स्पेंसरियन पोएट्स गिल्स फ्लेचर 1588 to 1623 एंड जॉर्ज विदर 1588 to 1667 आर बेस्ट नोन। तो स्पेंसर पोएट्स के रूप में सबसे फेमस थे जो गर्ल्स फ्लेचर हैं और जॉर्ज विदर हैं। तो ये दोनों लोग बहुत ही, जॉर्ज विदर और गर्ल्स फ्लेचर बहुत ही बेस्ट स्पेंसर पोएट्स के रूप में जाने जाते हैं। फ्लेचर्स बेस्ट नोन वर्क क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ 1610 वॉज द ग्रेटेस्ट रिलीजियस पोएम दैट हैड अपीयर्ड इन इंग्लैंड सिंस पायर्स प्लॉमेन। तो ऐसा कहा जाता है कि जो फ्लेचर्स के जो वर्क हैं उसमें क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ बहुत ही फेमस है, 1610 में आया था, और ये रिलीजियस पोएम के रूप में फेमस है इंग्लैंड में जस्ट आफ्टर पायर्स प्लॉमेन एंड द अनवर्दी प्रीडिसेसर्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। और ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पैराडाइज लॉस्ट क्या एक तरह से ये पाथ है, वे है, और उसी के आधार पर आगे चल के पैराडाइज लॉस्ट जैसा वर्क भी आता है। विदर कवर्स द होल पीरियड ऑफ एलिजाबेथ टू द रेस्टोरेशन। विदर जो थे एलिजाबेथ से रेस्टोरेशन पीरियड को कवर करते हैं। ही इज़ अ लिरिक पोएट ऑफ ग्रेट ओरिजिनलिटी। तो ये लिरिक पोएट के रूप में फेमस है। ही पब्लिश्ड इन 1623 hymns and songs of the church, the first hymns book that ever appeared in the English language। विदर ने 1623 में हाइम्स एंड सॉन्ग्स ऑफ द चर्च वर्क जो है पब्लिश किया था, और ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का ये बेस्ट हाइम्स बुक है। नेक्स्ट टॉपिक है पोएट्री जनरल ट्रेंड्स। तो जैकोबियन जो पीरियड हुआ करते थे उस समय पोएट्री के क्या जनरल ट्रेंड्स होते थे? तो एट द टाइम रिवोल्ट अगेंस्ट एलिजाबेथन ट्रेडिशन। तो पोएट्री में इन लोगों ने क्या कर दिया था, जो एलिजाबेथन ट्रेडिशन था उसके अगेंस्ट इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया था। द मेटाफिजिकल स्कूल स्टार्ट हो गया था एट द टाइम। कैवलियर ऑफ कैरोलाइन, लिरिक, वीट, शेटायर, तो ये सारे पोएट्री के जनरल ट्रेंड्स हुआ करते थे। पोएट्स ऑफ द एज, उस टाइम फ्रेम में जो पोएट्स हुआ करते थे वो सेटायरिस्ट होते थे, मेटाफिजिकल पोएट्स थे, कैवलियर पोएट्स थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म उनको कॉइन किया गया था उस टाइम फ्रेम के पोएट्स के लिए। जैकोबियन और प्यूरिटन एज में जॉन डन आते हैं, जॉन मिल्टन आते हैं। जॉन डन जो है मेटाफिजिकल पोएट के रूप में बहुत ही फेमस है, और जॉन मिल्टन तो पैराडाइज लॉस्ट के लिए फेमस है ही। तो इन दोनों लोगों के बारे में डिटेल में स्टडी किया जाएगा। सेटायरिस्ट ऑफ द एज, तो जैकोबियन पीरियड के टाइम में जो भी सेटायरिस्ट हुआ करते थे थोड़ा सा देख लेते हैं। जॉन डन ये कंटेम्प्रेरी जो लंदन लाइफ होता था उस पर सेटायर करते थे। जोसेफ हॉल 1574 to 1656,
In his Vargaidmierum, he attacked the extravagance in the dress and the foolishness of courtiers. He mocked at the conceit of the sonneteers. तो जोसेफ हॉल क्या सिटायर किया, इन्होंने अपना एक वर्क पब्लिश किया वर्गैडमियरम करके, थोड़ा सा टफ प्रोनाउंसिएशन है इस टर्म का। तो इस वर्क में इन्होंने जो कोर्टियर्स थे उनके ड्रेस और उनके फुलिशनेस को इन्होंने सिटायर किया, और साथ ही जो सोनेटियर्स हुआ करते थे उनकी कंसीट पे मॉक किया था। जॉन मास्टन 1575 to 1634, he was even more virulent and surpassed Hall. He published a book of satires and the scores of villainy in 1598. तो जॉन मास्टन जो थे वो हॉल से भी एडवांस सेटायरिस्ट थे, और इन्होंने अपने बुक सेटायर्स एंड द स्कोर्स में ऑफ विलेनी में, जो कि 1598 में आया था, उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने सेटायर कर दिया था। नेक्स्ट इज जॉर्ज वीदर 1588 to 1667. He was bitterly opposed to the evils prevalent in the court. His abuses, spirit and wit appeared in 1653 and landed him in jail. जॉर्ज वीदर जो थे ये भी काफ़ी इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, जो कि कोर्ट के एट द टाइम में कोर्ट में जो भी इविल्स हुआ करते थे उसको लेकर, और इन्होंने एक वर्क लिखा था एब्यूजेस स्पिरिट एंड विप्ट करके, जो कि 1653 में आया था, और इस वर्क की वजह से इनको जेल भी जाना पड़ गया था। बेन जॉनसन, ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज सेटारिकल प्लेस लाइक एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, वोलपोन और द फोक्स। बेन जॉनसन जो थे वो भी काफ़ी फेमस सेटारिस्ट थे, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट सेटारिकल वर्क भी लिखा है, प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, वोलपोन, जिसका सेकेंड टाइटल है द फॉक्स। वैसे बेन जॉनसन को एलिजाबेथ के टाइम पीरियड में ही कंसीडर कर लिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है मेटाफिजिकल पोएट्स। ये टॉपिक काफ़ी फेमस रहा है एट द टाइम में, और जिसमें सबसे फेमस पोएट थे मेटाफिजिकल पोएट्स में जॉन डन 1572 to 1631. Donne is popular as a metaphysical poet. There is always an intellectual analysis of emotion in his poetry. इनके पोएट्री में बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअलिटी भरी हुई है। Like a clever lawyer, he gives arguments in support of his point of view. एक लॉयर की तरह ये बहुत सारे पॉइंट्स देती है, अपने जो भी आर्गूमेंट्स वगैरह देते हैं अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए, और काफ़ी इनका जो पॉइंट्स होता है लॉजिकल होता है, लाइक अ लॉयर। दस इन वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग, ही प्रूव्स दैट ट्रू लवर्स नीड नॉट मॉर्न एट द टाइम ऑफ पार्टिंग। तो कुछ ऐसा ही इन्होंने आर्गूमेंट दिया है अपने वर्क वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग। इन द कैनोनाइजेशन ही एस्टेब्लिशेस दैट लवर्स आर सेंट्स ऑफ लव। सेकेंड थिंग, इन्होंने अपने वर्क कैनोनाइजेशन में कहा है कि जो लवर्स होते हैं वो सेंट्स ऑफ लव होते हैं। इन द ब्लॉसम ही आर्ग्यूज अगेंस्ट द पेट्रार्कन लव ट्रेडिशन। अपने वर्क द ब्लॉसम में इन्होंने जो पेट्रार्कन लव ट्रेडिशन था उसके अगेंस्ट इन्होंने आर्गूमेंट दिया, और बहुत ही अच्छे से आर्गूमेंट को इन्होंने प्रूव भी किया। दिस इम्पार्ट्स टू हिज पोएट्री अ हार्ड इंटेलेक्चुअल टोन बट यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी फॉर विच टी.एस. एलियट प्रेज्ड। तो इस तरह से इनकी पोएट्री को हार्ड इंटेलेक्चुअल टोन तो मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल डिफर है, कहीं ना कहीं यूनिफिकेशन भी है सेंस को लेकर, और इस बात को लेकर टी.एस. एलियट ने प्रेज भी किया है इनका। नेक्स्ट मेटाफिजिकल पोएट है जॉर्ज हर्बर्ट 1593 to 1633. The range of Herbert's poetry is limited. He wrote only on a religious theme. His work is affliction. His works are the Temple, Country Parson, Jacula Prudentum. जॉर्ज रॉबर्ट जो थे इनके जो पोइट्री लिखने का रेंज था वो बहुत ही लिमिटेड था, रिलीजियस थीम पर ही ये लिखते थे, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है एफ्लिक्शन, द टेम्पल, कंट्री पार्सन, जैकुला प्रूडेंटम। टॉमस कैरो 1595 to 1640. Caro's poetry combines the influence of Donne, Johnson. His elegy upon the death of the Dean of Paul's, Dr. John Donne, is not only a fine poem but a remarkable demonstration of critical insight. जो कैरोस हैं
इनकी पोइट्री कॉम्बिनेशन है किसका, डन और जॉनसन का। इन्होंने डन के डेथ पर एक एलिजी लिखा है जिसका टाइटल है द डेथ ऑफ द डीन ऑफ पॉस डॉक्टर जॉन डन, और ये काफ़ी ही अच्छी पोएम इन्होंने प्रेजेंट किया है। इसमें इन्होंने क्रिटिकल इंसाइट प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और इनका जो दूसरा पोएम है टू बेन जॉनसन रिकॉर्ड्स द अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ केयरफुल आर्टिस्ट्री विच द कैवलियर्स लर्न फ्रॉम हिम। तो इन्होंने अपनी जो टू बेन जॉनसन वर्क है इसमें एक बहुत ही केयरफुल आर्टिस्ट्री को प्रेजेंट किया है, और उस पॉइंट को कहीं ना कहीं जो कैवलियर्स पोएट हैं इसी टाइम पीरियड के, उन्होंने इनसे सीखा है। हिज वर्क आर टू सेक्सम टू माई फ्रेंड जीएन कोलम ब्रिटानिकम 1634 में आया था ये वर्क। कोलम ब्रिटानिकम जो है इनका बहुत ही फेमस वर्क है टॉमस कैरो का। रिचर्ड क्रेसा 1613 to 1649, the main body of Cresa's poetry appeared in Steps to the Temple 1664। तो इनके जो पोएट्री हैं उसमें से सबसे मेन है स्टेप्स टू द टेम्पल 1664 में आया था। ये कलेक्शन है रिलीजियस पोएम का, टू विच अ सेक्शन ऑफ सेक्युलर पोएम्स द डिलाइट्स ऑफ द म्यूजिक वॉज अटैच्ड। और इसी में एक सेक्युलर इनका पोएम है। वैसे तो इन्होंने सारे रिलीजियस पोएम लिखे स्टेप टू द टेम्पल में, उसी में एक सेक्शन है जो कि सेक्युलर पोएम है, और द टाइटल ऑफ दैट पोएम इज डिलाइट्स ऑफ द म्यूसेस। हिज अदर वर्क्स आर एपिग्रामेटिकम स्कोरम लीवर 1634 में आया था ये वर्क इनका। डिलाइट ऑफ द म्यूसेस 1648 में आया था। कार्मेन डियो नोस्ट्रो 1652 में आया था। हेनरी वॉगन 1621 to 1695, his greatest work is Silex Scintillions, a collection of religious poems appeared in 1650 with second part in 1655। हेनरी वॉगन जो थे ये इनका जो ग्रेटेस्ट वर्क था वो सेलेक्स साइंटिलेंस करके था, और ये कलेक्शन है रिलीजियस पोएम्स का जो कि 1650 में आया था, और इसी का सेकेंड पार्ट 1655 में आया था। इन मेनी पोएम्स ही कंट्रास्ट द इनकंसिस्टेंसी ऑफ मैन टुवर्ड्स गॉड। तो बहुत सारे पोएम में इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, जो इनकंसिस्टेंसी है मैन का टुवर्ड्स गॉड को लेकर, वही बताने की कोशिश की है विद द कंसिस्टेंसी ऑफ नेचुरल क्रिएशन। और साथ ही इन्होंने जो नेचुरल क्रिएशन के साथ कंसिस्टेंसी है उसको प्रेजेंट किया है। हिज अदर वर्क्स इज 10th Satire ऑफ जुवेनल। एंड्रयू मार्वेल 1621 to 1678, his work reveals the successful assimilation and fusion of the two great poetic influence, Donne and Herbert। एंड्रयू मार्वेल के वर्क में भी डन और हार्बर्ट का इफेक्ट देखने को मिलता है। इट कंबाइंस द पैशनेट प्रोबिंग इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ डन विद द क्लैरिटी एंड पॉइस ऑफ जॉनसन। तो जहाँ इंटेलेक्चुअलिटी डन का इनके वर्क में देखने को मिलता है, वहीं जॉनसन का क्लैरिटी। हिज वर्क्स आर द गार्डन टू हिज कोमिस्ट्रेस एंड ओरेसियन ओड। अब्राहम काउले 1618 to 1676, sorry 1667, he used conceits, puns, arguments and so on, but his mind was radically different from Donne's। अब्राहम काउले भी एज ए मेटाफिजिकल पोएट के फॉर्म में इन्होंने कंसेट पे वर्क किया, पन, आर्ग्यूमेंट, इन सब टॉपिक पे इन्होंने वर्क किया, लेकिन इनका जो माइंड था वो डन से थोड़ा सा डिफर था। हिज वर्क्स आर द मिस्ट्रेस, द पिंडारिक ओड, द डेविडेस। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वर्क। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।